ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज एक बड़े पुण्य मौके पे मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। अभी मैंने कहा पुण्य अवसर। पुण्य अवसर इसलिए कि आज 1 नवंबर है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, 67वां स्थापना दिवस। और इतने सालों में, पिछले 66 सालों में हमने प्रगति के कई सारे आयाम देखे हैं। एक जमाने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। निसंदेह हम इससे मुक्त हुए हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसित हुए। और यदि सरकार, कोई भी सरकार हो, और हम नागरिक मिलकर आगे चलें तो निश्चित तौर पे हम प्रोग्रेसिव राज्यों के कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो आज ये टॉपिक चुनने का अवसर सिर्फ यही था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में पढ़ाइए ना, तो मुझे भी लगा कि एक अच्छा मौका है तो मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो किसी भी राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है और उसकी एक वर्तमान पृष्ठभूमि होती है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कोई एक स्पेसिफिक राज्य जब बनता है तो उसके लिए आप बेहतर जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो जैसे ही देश आजाद हुआ तो शुरुआती अवस्था से ही राज्य पुनर्गठन की मांग बलवती थी। तो संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन के कंसर्न में भारत में जो पहला आयोग गठित हुआ उसका नाम था एस.के. धर आयोग। लेकिन इन्होंने प्रशासनिक आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की, जबकि डिमांड थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसके बाद आपको बेहतर मालूम होगा कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वो जयपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। तो इस जयपुर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार पुनः एक कमेटी बनाई गई जिसको JVP कमेटी का नाम दिया गया। जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वी मीन्स वल्लभ भाई पटेल, पी मीन्स पट्टाभी सीतारमैया, जो जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर भी तो थे ना, ठीक है ना। तो इस कमीशन को क्या नाम दिया गया? JVP कमीशन। लेकिन इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की, सॉरी प्रशासनिक आधार पर एक्चुअली। लेकिन डिमांड क्या थी? खास तौर से दक्षिण भारत, कन्नड़ भाषी अलग, तेलुगु भाषी अलग, तमिलियंस अलग, मलयालम भाषी अलग समस्या थी। तो इसी समय ना दक्षिण में पोट्टू श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन उपजा जो अपने पीक पर आया। तो पोट्टू श्रीरामुलु जो थे वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। एक्चुअली ये आंदोलन तेलुगु भाषी राज्य की मांग के लिए था, क्योंकि उस समय मैसूर राज्य हुआ करता था, उसमें तेलुगु और कन्नड़ और थोड़े बहुत तमिलियन भी शामिल थे। उधर मद्रास राज्य था, ठीक है ना। तो पोट्टू श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे। लगभग 56-57 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का बड़ा घातक परिणाम हुआ। घातक परिणाम इसलिए कि आंदोलन ने अत्यधिक हिंसक रूप ग्रहण कर लिया। सरकार को आनन फानन में निर्णय लेना पड़ा हिंसा को रोकने के लिए। और 1 अक्टूबर 1953 को पृथक तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था आंध्र
प्रदेश। हालांकि आगे चल के वो भी टूट गया, तेलंगाना स्टेट बन गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए बना आंध्र प्रदेश। अब बंद हो गया तो आंदोलन थमने के बजाय और उग्र हो गया। सरकार ने एक और निर्णय किया, डॉक्टर फजल अली आयोग का गठन करके उन्होंने इस आंदोलन को शांत करने का प्रयास किया। तो कौन सा आयोग बना? फजल अली आयोग। सबसे पहले एस.के. धर कमीशन, फिर जेवीपी कमीशन, फिर शेर अमूल्य की हंगर स्ट्राइक के दौरान मृत्यु, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का बनना, और उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग बना, जिसके 2 मेंबर थे, के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, आयोग ने अपना काम किया। 55 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया, और पहली बार, आंध्रा के बाद पहली बार, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अपनी सहमति प्रदान की। और इस तरह 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश सहित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ओके, अब कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश की। कैसे कि मध्य प्रदेश का 56 के पहले का स्टेटस क्या था? तो 56 के पहले के स्टेटस को जानने के लिए हमको एक बार फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। तो 1947 से 1956 तक, मतलब देश के स्वतंत्रता से लेके मध्य प्रदेश के गठन तक, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि मध्य प्रदेश 3 पार्ट में क्लासिफाई था। पार्ट ए, सीपी एंड बरार। पार्ट ए, सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। पार्ट बी, मध्य भारत। पार्ट सी, विंध्य प्रदेश और भोपाल। भोपाल एक रियासत थी। नवाब हमीदुल्ला जो विलय पत्र पर सिग्नेचर करने से आनाकानी नहीं कर रहे थे। ओके, तो पार्ट ए में क्या हो गया? सीपी एंड बरार। पार्ट बी में मध्य भारत। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल। और इस पूरे सीपी एंड बरार की कैपिटल थी नागपुर, क्योंकि वो मध्य भारत की कैपिटल थी। तो अब इसके बाद हमको सीपी एंड बरार का स्टेटस देखना पड़ेगा, पार्ट ए का। पार्ट बी में हमको मध्य भारत का स्टेटस विथ उसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ, मतलब विथ तो मैंने कहा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट सी जो है ना, पार्ट सी जो है उसमें हमको विंध्य प्रदेश और अलग से भोपाल का स्टेटस भी देखना पड़ेगा। ओके, अब सीपी एंड बरार का स्टेटस क्या है? तो सीपी एंड बरार ना 2 नवंबर, जो कि कल है, 2 नवंबर 1861 को अस्तित्व में आया। सीपी एंड बरार कब अस्तित्व में आया? 2 नवंबर 1861। इसके पहले कि मैं आपको पूरा टॉपिक विस्तार से बताऊं, तो मैं सीपी एंड बरार, मध्य भारत और विंध्य क्षेत्र का जियोग्राफिक स्टेटस और हिस्ट्री बताना चाह रहा हूं। मैंने जैसे बताया कि सीपी एंड बरार 2 नवंबर 1861 को अस्तित्व में आया। यही स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मतलब 1861 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक मुख्य मध्य प्रदेश था। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कब अस्तित्व में आया सीपी एंड बरार? 2 अक्टूबर 1861 को, और 2 नवंबर एक्चुअली 1861 को। और यही जो था, ये मुख्य मध्य प्रदेश था।
ठीक है ना, और न्यायिक कमिश्नरी, जुडिशियल कमिश्नरी था। 1921 में इसे गवर्नर कमिश्नरी में कन्वर्ट किया गया। 1921 में गवर्नर कमिश्नरी बना और 1936 में हैदराबाद रियासत से लेकर बरार तक का क्षेत्र इसमें शामिल कर दिया गया। तो 3 फेस है। 2 नवंबर 1861 जुडिशियल कमिश्नरी, 1921 में गवर्नर कमिश्नरी बना और 1936 में इसमें हैदराबाद रियासत से लेकर बरार तक का क्षेत्र शामिल कर दिया गया और इस तरह से यह बना सीपी एंड बरार। ओके, अब इसमें शामिल क्या है आज के कंसर्न में यदि हम देखें तो इसमें शामिल क्षेत्र तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ होगा, विदर्भ क्षेत्र होगा। पृथक विदर्भ की तो मांग चल रही ना, है ना, विदर्भ क्षेत्र होगा और ऑब्वियसली महाकौशल क्षेत्र जो है, मतलब जबलपुर से लेके ये वाला नीचे वाला बेल्ट पूरा महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें क्षेत्र क्या शामिल था? छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल। छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल इसमें शामिल थे, ठीक है ना। अब इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। कोई उसमें शक की बात ही नहीं, ये तो पूरे होल सीपी एंड बरार की कैपिटल थी ना। तो अभी तो हम सीपी एंड बरार के बारे में देख रहे हैं। और इसके पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल और पहले गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव। ओके, तो ये स्टेटस मैंने काय का दिया सीपी एंड बरार का, जो कि पार्ट ए कहलाए। ओके, 1861 से स्वतंत्रता, फिर ये मुख्य मध्य प्रदेश कहलाया 21 में और 36 में क्या हुआ आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद पार्ट बी में आया मध्य भारत। तो मध्य भारत 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिला के बनाया गया। कब? 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया, जिसमें मालवा रीजन वाले और निमाड़ रीजन वाले सारे क्षेत्र और मध्य भारत का पठार जो है ना, तो मध्य भारत का पठार प्लस मालवा प्लस निमाड़ रीजन और थोड़ा बहुत बुंदेलखंड का हिस्सा भी हो सकता है, तो इसको मिला के क्या बना? मध्य भारत। ओके, और इसकी कैपिटल बनाएगी 6 माह इंदौर, 6 माह ग्वालियर। ओके, तो 2 पार्ट हो गए। अब पार्ट सी में आया विंध्य प्रदेश। क्या आया? विंध्य प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद 38 रियासतों को मिला के बनाया गया विंध्य क्षेत्र। इसकी 2 यूनिट थी, बुंदेलखंड और रीवा। 2 यूनिट थी, बुंदेलखंड और रीवा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, तीसरा पार्ट क्या बनाया गया? विंध्याचल क्षेत्र, जिसकी 2 यूनिट क्या थी? बुंदेलखंड और रीवा। दोनों इकाइयों के राज्य प्रमुख बने मार्तंड देव सिंह। कुछ लोग मार्तंड सिंह देव भी कहते हैं। आपको याद है पहला बाघ शावक, सफेद बाघ शावक जो खोजा राजा मार्तंड सिंह नहीं तो खोजा था, जिसका नाम मोहन रखा गया था। मैं इस पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा, वाइल्ड लाइफ जब एमपी का भी, तो मैंने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में बताया नहीं, तो निश्चित तौर पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा वो, ठीक है ना। तो दोनों इकाइयों के राज्य प्रमुख कौन बने? बुंदेलखंड और रीवा के मार्तंड सिंह। बाद में अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बघेलखंड और कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बुंदेलखंड के मंत्रिमंडल बने। 48 में दोनों मंत्रिमंडलों को एक बुला के उसका चीफ बना दिया गया कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, ठीक है ना। और 1 जनवरी 1950 को इसको शामिल कर दिया गया पार्ट सी में, ठीक है। अब इसमें भोपाल रियासत भी शामिल थी, ठीक। तो 47 से लेके 56 का सिनारियो ये हो गया। अब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो उसमें क्या चेंज हुए? ओके,
तो इसको मैं यूं बताता हूं, मान लीजिए यह है मध्य प्रदेश, ओके, पार्ट ए, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट ए, जिसमें शामिल क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, यहां पे विदर्भ है, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, नागपुर, ठीक है। फिर इधर पे क्या है, ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, ये बघेलखंड है, बघेलखंड, ओके। ये मध्य भारत का पठार है, ये मालवा हो गया, ये निमाड़ क्षेत्र हो गया, यहां भोपाल रियासत आ गई, ओके। तो ये क्षेत्र कहलाया क्या, विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, जिसमें क्या क्या शामिल है मैं पहले ही बता चुका हूं। ये क्षेत्र क्या कहलाया, मध्य भारत, मध्य भारत, है ना। तो मध्य भारत का सबसे प्रमुख शहर क्या हो गया, ग्वालियर, और मालवा रीजन का इंदौर, 6 महीने वो कैपिटल। और ये पार्ट बी, इसको पार्ट ए जिसको क्या कहा गया, सीपी एंड बरार, ये स्टेटस है पूरे मध्य प्रदेश का। अब इसमें चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि अब मध्य प्रदेश बन रहा है ना, तो कुछ तो टूट के जाएगा ना। तो जो विदर्भ रीजन है पूरा मराठी भाषी बेल्ट, ठीक है। उस समय महाराष्ट्र नहीं है, 56 में महाराष्ट्र नहीं है, बॉम्बे स्टेट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मराठी भाषी बेल्ट बॉम्बे स्टेट में जाएगी, क्योंकि गठन तो भाषाई आधार पे हुआ ना, है ना। तो विदर्भ क्षेत्र के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, चांदा जो आजकल चंद्रपुर कहलाता है, यवतमाल और नागपुर, ये 8 मराठी भाषी बेल्ट मध्य प्रदेश यानी सीपी एंड बरार से कहां ट्रांसफर कर दिए गए, बॉम्बे स्टेट में। क्या क्या, ए स्क्वायर बी क्यूब सी वाई एन, आसान तरीका है, अल्फाबेट में जमा के पढ़ लें। मैंने वर्धा को भी बॉय वाला बी बना दिया है, विक्ट्री वाला बी ना बना के। ए से अकोला और अमरावती, बी से बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, सी से चंद्रपुर, वाई से यवतमाल, एन से नागपुर। ये सारे रीजन कहां चले गए, तत्कालीन बॉम्बे स्टेट में। अब मुंबई की आदत पड़ गई ना, तो ये बॉम्बे स्टेट में चले गए, ठीक है। बाकी पूरा छत्तीसगढ़, महाकौशल क्षेत्र के 96 हिंदी भाषी क्षेत्र, और बाकी कहां शामिल हो गया, मध्य प्रदेश में। पूरा विंध्याचल क्षेत्र कहां शामिल हो गया, मध्य प्रदेश में। भोपाल रियासत, नवाब हमीदुल्ला ने विलय पत्र पर आखिरकार हस्ताक्षर किए, ठीक है ना, इसीलिए तो राजधानी बनी, नहीं तो हमारी संस्कार रानी जो है जबलपुर, वो तो राजधानी लगभग बनी गई थी ना, ठीक है ना। इसके बाद क्या चेंज हुआ, मध्य भारत में कुछ तो चेंज हुआ। तो वो चेंज ये हुआ कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, ये मालवा का मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील किसे ट्रांसफर की गई, राजस्थान। भानपुरा तहसील का एक्चुअली सुनेल टप्पा क्षेत्र, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र शामिल ट्रांसफर किया गया किसको, राजस्थान को। और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र जो है वो शामिल कर लिया गया कहां पे, मध्य प्रदेश में।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये चेंज हुआ, ठीक है, और ये चेंज हुआ तो बन गया हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी चेंज हुआ वो तो मैंने बताया, विदर्भ क्षेत्र में चेंज हुआ तो हमने सुनेल टप्पा दिया, सिरोंज लिया, बाकी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। और इस तरह 1 नवंबर 1956 को 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, जिसके पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले गवर्नर बने पट्टाभी सीतारमैया, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ी। कहानी पहुंची 1 नवंबर 2000 वाजपेयी जी के काल में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विखंडन हुआ और क्या अस्तित्व में आ गया, छत्तीसगढ़। और जितने भी खनिज संसाधन थे हमको उनसे निसंदेह हाथ धोना पड़ा, और वो हमारी एक अपूर्णीय क्षति। ओके, तो ये है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की कहानी, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया हुआ है कि सबसे पहले क्या बना। यदि आप एक पूरी पढ़ाई के बाद कंक्लूजन निकालना चाहते हैं ना, तो कंक्लूजन ऐसे कि सबसे पहले एसके धर कमीशन बना, फिर जेवीपी कमीशन बना, फिर तेलुगु राज्य की मांग के लिए श्री रामुलु की भूख हड़ताल और 56वें जन की मृत्यु हुई, तो आंदोलन हिंसक हुआ तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा बना। फिर भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग और प्रबल हुई तो फजल अली आयोग बना, तो इसके मेंबर मैंने लिखे थे। फिर रिपोर्ट सबमिट हुई 55 में सबमिट हुई, और 56 में 7वां संशोधन हुआ। भाषा के आधार पर एमपी सहित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। फिर इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश की कहानी बनाई। मध्य प्रदेश की कहानी क्लियर ही है कि इसके 3 पार्ट थे। अब बार बार क्या रिपीट करूं, आप देख तो रही हैं, और देख रहे हैं तो रिवर्स करके देखिए, है। और बड़े आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है, ठीक है। यदि आप खुश हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे प्रेरित करिए। मैं प्रेरित तो तभी होऊंगा ना जब आप इसे पसंद करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए दिन। आपका दिन शुभ हो। फिर से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।